नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत स्वरों व्यंजनों की संख्या, स्वरों व्यंजनों का भेद और समय समय पर होने वाले मानकीकरण के जो सुधार हैं उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। उच्चारण स्थान से बनता है, घोष घोष से बनता है, तमाम तरह के प्रश्न बनते हैं। आज की वीडियो में हम उच्चारण स्थान, स्वर व्यंजन के भेद और एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार का और हिंदी के मानकीकरण का काम करती है संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय। उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं भाषा के। भाषा, आप जानते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो मौखिक होता है जो हम बोलते हैं मुंह से, दूसरा जो है लिखित होता है जो लिख करके व्यक्त की जाती है, एक होता है सांकेतिक रूप जो इशारे से व्यक्त की जाती है, सांकेतिक। तो लिखित और मौखिक और लिखित, इसमें मौखिक में जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसी का लिखित रूप जो है वर्ण कहलाता है, वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं देखते हैं। इसी को अक्षर कह लेते हैं लोग, वर्ण या अक्षर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो, जिसके खंड न हो, यानी आगे उसको और तोड़ा ना जा सके। जैसे अ, ई, क, ख, ग, घ। इसमें अ नहीं बोला मैंने क्योंकि क हल चिन्ह के साथ अगर लिखा हुआ है तो इसमें अ संयुक्त नहीं, यानी इसके साथ अ जुड़ जाएगा तो इसकी साउंड चेंज हो जाएगी, क हो जाएगा ये। ठीक है, तो वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसको और छोटा ना किया जा सके और खंड ना किया जा सके। अक्षर जो होता है अ प्लस क्षर मिलकर के बनता है ना, जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर है, यानी वर्ण है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसका आगे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसमें देखिए जो मूल स्वर हैं उन्हीं को लिखा गया है। जैसे अगर मैं आ लिखूंगा तो आ में भी 2 अ हैं। आ में भी क्या होता है? अ और अ मिल करके बनता है ना। ये 2 अ के साउंड के बराबर आ का उच्चारण होता है। ठीक है, तो वर्ण जो है वो मूल ध्वनि होगी जो आगे और खंडित ना हो सके, जिसको और तोड़ा ना जा सके। और वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी व्यवस्थित समूह जिसको क्रम से रखने पर, ऐसा नहीं कि हम किसी भी वर्ण को आगे पीछे रख करके वर्णमाला बना सकते हैं। उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, चाहे वो जो हमें संस्कृत से मिली है वो वर्णमाला कह लीजिए, वो पूरी की पूरी वर्णमाला वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है, उच्चारण स्थान के आधार पर और तमाम विशेषताओं के आधार पर जो है वो व्यवस्थित है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण में कौन कौन आता है। वर्ण, हम हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं कि वर्ण हिंदी में 2 हैं, स्वर और व्यंजन। 2 रूपों में हम देखते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से इनको उच्चारित करने के लिए, इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं इनकी प्रकृति बिल्कुल पानी की तरह होती है, जल की तरह। जबकि अगर हम व्यंजन को देखें, व्यंजन की प्रकृति देखें तो इनके उच्चारण में इसकी सहायता लगती है स्वर की। जैसे अगर हम शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो ये हल चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। जब तक इसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक इसका
उच्चारण ठीक से नहीं हो सकता, यानी आधा होगा, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हम वर्णमाला लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं वर्णमाला में, सॉरी, स्वरों की मात्राएं जब लिखते हैं तो अ के लिए कोई स्पेसिफिक मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ये स्वतः जो है जुड़ करके व्यंजन को सहायता करता है उच्चारण करने में। इसके लिए इसका अलग से कोई ध्वनि चिन्ह यानी मात्रा नहीं लगाई जाती है, और इसके बाद आ से मात्राएं हमारी शुरू होती हैं। तो इसकी प्रकृति जो है स्वर की बिल्कुल पानी की तरह होती है। और जबकि व्यंजन, व्यंजन समझ लीजिए खाना, व्यंजन का एक अर्थ खाना भी होता है। कहते हैं कि 12 व्यंजन बने हैं, 18 व्यंजन बने हैं। तो व्यंजन, इसको बनाने में यानी इसको उच्चरित करने में इसकी सहायता लगेगी, किसकी? स्वर की। चलिए इसको आगे देखेंगे। स्वतंत्र रूप से यानी जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो सकते हैं वो वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर। इनको किसी की सहायता नहीं लगती है, और परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। यानी जो ये अ से लेकर के ह तक जो है ये 13 हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर हैं। ये आपको लुसेंट में मिलेगा ओनली। लुसेंट और कुछ ऐसे ग्रामर की बुक्स हैं जिनमें मिलेगा कि 10 स्वर हैं, क्योंकि री की साउंड क्या है? र और ई मिला करके री जैसी साउंड आती है ना। तो इसको, और ये दो अनुस्वार और विसर्ग हैं, इन्हें अयोगवा भी कहते हैं। ये तीन वर्णों को छोड़ करके लोग इसकी गणना करते हैं स्वरों की, है ना। जबकि कामता प्रसाद गुरु वगैरह का आप हिंदी व्याकरण देखेंगे तो उसमें केवल इनको अलग से नहीं गिना गया है, ठीक है। बाकी यहाँ तक ये वो स्वरों की संख्या जो है अ से लेकर के औ तक, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मानी गई है। और रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, उसमें भी इतनी ही स्वीकार की गई है। क्यों? क्योंकि ये अनुसार और विसर्ग जो हैं ये इसी अ का रिपीटेंस तो है, यही दोहराव हो रहा है इसके साथ। और अह में दोनों को उच्चरित करने में अंग और अह में अ की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये अलग से कोई स्वर नहीं है, ठीक है। लिखा स्वरों के साथ जाता है मगर स्वर अलग से इसको गिना नहीं जाता है स्वरों में। तो स्वरों की हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। प्रमाणिक संख्या स्वरों की क्या है? कुल स्वर कितने हैं? 13, मगर प्रमाणिक जो है 11 हैं। और ये कुछ कुछ किताबों में 11 को 10 भी कर दिया गया है री को हटा करके, क्योंकि री की साउंड व्यंजन से मिलती जुलती है। चलिए अब मूल स्वर देखते हैं। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? मूल यानी शुद्ध स्वर। तो मूल स्वर कितने हैं? 3, अ, ई और उ। ये ही 3 जो है मूल स्वर है। इसके अलावा बाकी जो आ, ई, उ, ये जो तीनों स्वर हैं ये इसी का दीर्घ रूप है। दीर्घ संधि आप पढ़े ही होंगे। अ प्लस अ मिल करके या अ प्लस आ मिल करके बनता है। तो जैसे 2 अ मिल करके आ की साउंड बनाते हैं, ये हो गए दीर्घ स्वर। वैसे ही 2 छोटी ई जिसे आप कहते हैं छोटी ई, यानी ई की साउंड बनाते हैं। और उसी तरह से उ और प्लस उ मिल करके ऊ बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आगे फिर संयुक्त होता है, अ और ई मिल करके ये बनता है, संयुक्त स्वर इन्हें कहा जाता है। ये दीर्घ स्वर इसलिए कहे जाते हैं, संधि स्वर दीर्घ स्वर ये दूसरा भेद है। संयुक्त स्वर भी संधि स्वर का दूसरा भेद है, इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है आ ई उ को। और ए ऐ ओ औ ये संयुक्त कहलाते हैं, क्योंकि इनके साथ जो मतलब ये दोनों स्वर जो जुड़ते हैं वो बेमेल स्वर होते हैं, यानी संवर्णी नहीं जुड़ते हैं। जैसे अ के साथ अ नहीं जुड़ेगा, अ के साथ ई जुड़ेगा तब ये बनेगा, अ के साथ फिर ए जुड़ेगा तब ऐ बनेगा, अ के साथ ए जुड़ेगा तो ऐ बन जाएगा, ऐ, ठीक है। इसी तरह के से अ के साथ उ जुड़ेगा तो साउंड बनेगी ओ।
फिर जब अ के साथ औ जोड़ेगा, ओ जोड़ेगा, तो बनेगा औ। औ। इस तरह से इनका निर्माण होता है। और रह गई बात अनुस्वार और विसर्ग की, तो इनको अयोगवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच माने जाते हैं। यानी ये लिखे तो स्वर के साथ जाते हैं, मगर ये स्वर में गिने नहीं जाते हैं, शुद्ध स्वर में गिने नहीं जाते, क्योंकि इनके लिखने के लिए सब इनसे पहले स्वर की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम इसको जो वर्ण विच्छेद हम करते हैं उस हिसाब से लिखें, तो ये इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, अ प्लस एक बिंदी अंक की, और अ प्लस दो बिंदी जो विसर्ग की लगती है वो इस तरह से लिखी जाएगी। बाकी हम पूरी वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें ये जो स्वर आते हैं वो वर्णों के बाद आते हैं, यानी व्यंजन वर्णों के बाद आते हैं। जैसे अगर हम क लिखेंगे तो क के साथ जो है अ जुड़ना होगा, तो ये पीछे जुड़ेगा, मगर अनुस्वार और विसर्ग के साथ ऐसा नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग में अ के बाद ये चिन्ह जुड़ते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अच्छा, अब उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद देखेंगे हम, कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर, मात्रा जो हम लगाते हैं, मात्रा आप समझ रहे हैं, ये जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये मात्रा बेसिकली है क्या? उच्चारण में जो समय लगता है, क्वांटिटी एक वर्ड यूज़ किया जाएगा मात्रा के लिए ना, क्वांटिटी की कितनी मात्रा है। तो हमारे बोलने के समय का जो मान है, जो समय लग रहा है, उसी के आधार पर ये मात्रा तय होती है कि कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये शुद्ध स्वर भी कहे जाते हैं। अ, ई, उ, इनकी एक तरह से काउंटिंग में एक एक की काउंटिंग की जाती है, यानी ये एक मात्रा के बार इनकी मात्रा एक होती है ना। यानी ये सबसे छोटी जो मात्रा है वो ये है। इसके बाद इसके ठीक दुगने समय में जो उच्चारित होगी वो दीर्घ कहलाती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और औ, ये भी आगत है मगर यहाँ लिख दिया गया है। ये जैसे अंग्रेजी के शब्द होते हैं ऑफिस, कॉलेज, इसके यूज के लिए आ और ओ के बीच की ध्वनि है ये मतलब इस तरह से लिखी जाएगी। तो इनकी सबकी जो मात्रा है वो दो, यानी इसकी दोगुनी, इसको अगर हम एक मानेंगे तो इसको दो मानना पड़ेगा, दो ही गिना जाता है। तो इसके उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, इनको बोलने में दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर का जैसे कोई नाटक का मंचन होता है, कोई गीत होता है, उसमें ठीक जो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, उनसे 3 गुना समय लगता है। सुनो राम, तो जब हम आ को इतना खींच देंगे कि वो दीर्घ से भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी जो मूल स्वर है उनसे लगभग 3 गुना समय लगेगा, तब जा कर के वो प्लुत स्वर कहलाएंगे। प्लुत स्वर को इस तरह से डिनोट किया जाता है, बीच में जो है जो वर्ण होगा उसके बाद इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, 5 के जैसा। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण की किताब में स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 11। और आज के समय में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, उन्होंने भी 11 ही कहा है, क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग कभी भी मतलब स्वरों के अंतर्गत नहीं गिने गए। ठीक है, और संस्कृत के लिए देवनागरी में प्रयुक्त री, ये देखिए दीर्घ री है, और री ये भी सम्मिलित है, मगर यहाँ हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे प्रयोग में नहीं है। और जो मूल स्वर हैं, यानी जो शुद्ध स्वर हैं जिनकी संख्या 11 है, वो इनको छोड़ करके, इनको मत गिन लीजिएगा। ये ऊपर से आ, ई, उ 6 हो गए, एक री 7, ए, ऐ, ओ, औ 4, ये 11।
यही जो है हमारे स्वर हैं, ठीक है। और ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नोटिफिकेशन के अनुसार भी इनकी संख्या एज इट इज रखी गई है, जो कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण में मानी है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अभी पिछले महीने एक नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, जिसमें एक परिवर्तन किया गया है हमारी हिंदी वर्णमाला में। पहले तो आप जानते हैं कि ये मूल व्यंजन हमारे जो हैं ये क से लेकर के ह तक हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र, और उत्क्षिप्त व्यंजन जो कहे जाते हैं ढ़, है ना। मगर इसके अलावा एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है इस बार के मानकीकरण में। ये विशिष्ट व्यंजन के तौर पर जोड़ा गया है। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग और प्रयोजन इन्होंने बताया है कि ये हिंदी की तमाम बोलियों में, जैसे हरियाणवी हो गई, मारवाड़ी हो गई, गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, और मराठी आदि भाषाओं में, तमिल और हिंदीतर जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, इनमें इनका प्रयोग बहुतायत होता है इस वर्ड का, है ना। और इसके लिए हम इसे शामिल कर रहे हैं विशिष्ट व्यंजन के तौर पर। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसके उच्चारण को लेकर के थोड़ा सा भेद है, क्योंकि जो हिंदीतर भाषाएं हैं उसमें इनका उच्चारण ल से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे मलयालम वगैरह में आप इसका लिखा हुआ रूप देखेंगे ना, जैसे अगर हम ऐसे ये ल लिखते हैं, इसके बाद य, और इसके बाद ये वाला अगर बना लेंगे हम मलयालम, तो इसको प्रोनाउंस दूसरे ढंग से करते हैं, मलयालम नहीं बोलेंगे। इसकी साउंड अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पर तो आपको ल से थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, मलयालम ऐसे बोलते हैं। मैं तो कुछ दिन तक रहा हूँ केरल के अंदर, तो साउंड ये ल से डिफरेंट ही है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जितना जानता हूँ। और इसमें और कुछ चेंजेस किए गए हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इस लेटेस्ट मानकीकरण में। इस पर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, मगर आपको अब इसको बताने का पर्पज़ ये एक यही था कि हमारे यहाँ वर्णों की संख्या जो है 53 हो चुकी है। पहले 52 थी, अब कुल मिलाकर के 53 हो जाएंगे। 13 स्वर यानी कि सब पूरे स्वर, और 40 ही हो जाएंगे। पहले 39 थे, अब क्योंकि यहाँ तक तो 33 हो जाते हैं। 5 जो है वर्गीय व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क, च, ट, त, प वर्ग, और 8 जो है ये अंतस्थ और ऊष्म, और इसके बाद 4 संयुक्त और 2 उत्क्षिप्त। इनको मिला करके कितने हो जाएंगे? 33, 4, 37, 2, 39, 1, 40, और 13 स्वर। कुल मिला जुला करके 53 व्यंजन हो जाएंगे, 53। तो लेटेस्ट अब कभी पूछा जाए तो आप यही आंसर देंगे स्वर और व्यंजन के मामले में, ठीक है। इसको भूलिएगा मत। और ये नोटिफिकेशन जो है इसी महीने, पिछले महीने अक्टूबर 2024 का ही है, जो नया मानकीकरण आया हुआ है। हिंदी देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का परिवर्धित जो मानकीकरण अभी आया है, वो उसके अंतर्गत ये मैंने वहीं से लिया हुआ है स्क्रीनशॉट। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। 33 यानी जो मूल स्वर हैं, जो मूल व्यंजन हैं उनकी बात हो रही है। 33 कौन से? मूल व्यंजनों की। और उसके अलावा जो संयुक्त हैं और विशिष्ट जो जोड़ा गया है, उत्क्षिप्त है, इनको नहीं गिना जाता। तो मूल इनकी संख्या 33 ही रहने वाली है। और यहाँ पर मैंने हल चिन्ह नहीं लगाया है क्योंकि बहुत टाइम लगता है सब टाइप वगैरह करने में, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा। ये शुद्ध व्यंजन जो है बिना हल चिन्ह के नहीं लिखा। हल हटाने का मतलब है कि इसके साथ असंयुक्त हो गया, अ जुड़ गया इसके साथ, तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है, सबके नीचे हल चिन्ह आ जाएगा, यानी सबका उच्चारण आधा हो जाएगा बिना अ के। अब बात करते हैं क से लेकर के ङ तक की। क, ख, ग, घ, ङ, ये क्या कहलाता है? क वर्ग। और इसे संस्कृत में, क्योंकि ये सब जो हम व्यंजन स्वर पढ़ रहे हैं सब हमें, आपको भी पता है कि संस्कृत से मिले हुए हैं, तो संस्कृत में इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है पूरे क वर्ग के लिए, कु। इससे आगे हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे,
ये जो कू, चू, टू, तू, पू लिखा हुआ है मैंने, इससे आपको मैं आगे उच्चारण स्थान को कैसे आसानी से आप याद रख सकेंगे संस्कृत के कुछ सूत्रों की सहायता से, ये बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये चू मतलब चा से लेकर के यहाँ तक को पूरा डिनोट करता है, पूरे च वर्ग को। और उसी तरह से ट से ण तक को टू, त से न तक को तू, और प से म तक को पू, है ना। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर। ये आधा स्वर आधा व्यंजन की तरह प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि आपको पता है ई का यण संधि में ई री और री और ऊ का य र ल व हो जाता है। तो इनकी जो प्रकृति है वो मतलब दोनों में है, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच वाली स्थिति है। और ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 हैं, और इसके अलावा संयुक्त जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र हैं। और विशिष्ट व्यंजन जो इस बार हमारी वर्णमाला में जुड़ा है वो ये है ल, है ना। और इसका विभिन्न बोलियों में, भाषाओं में अलग अलग उच्चारित होता है, अलग अलग उच्चारण वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी के उसमें बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जो इसका उच्चारण जहाँ जैसा प्रयुक्त होगा, जैसे हम अगर दूसरे भाषा के शब्दों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वहाँ उस भाषा के अनुसार इसका उच्चारण होगा। ठीक है, ये पहले हमारे वैदिक संस्कृत में पाया जाता था। पुरानी किताबें आप देखेंगे, पुराने ग्रंथ वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, मगर ये साहित्यिक संस्कृत से ही लुप्त है। यानी जब संस्कृत साहित्य अगर आप देखेंगे वैदिक काल में है ये, उसके बाद ये लौकिक संस्कृत में यानी साहित्यिक संस्कृत में नहीं मिलेगा, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं था। अब शामिल किया गया है जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई है ट्रांसलेशन वगैरह के लिए तब। चलिए अब इनको याद रखिएगा, प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, यानी ये 5 वर्गीय व्यंजन, और ये अंतस्थ, और ये ऊष्म, और ये संयुक्त और विशिष्ट वर्ण, इनसे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं। आइए अब देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के लिए आपको कुछ ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे, और इसको मैं इजीली आपको डिकोड करके बता देता हूँ कि कैसे कैसे इनको डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप जो है उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि ये आ कहीं मिलेगा हमें, अह कहीं मिलेगा, ह कहीं मिलेगा, और इसको याद रख पाना जो है थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर इसको हम समझ लेते हैं, जैसे गणित के सूत्रों को समझ लेते हैं, वैसे अगर इन सूत्रों को समझ लेते हैं और डिकोड करना जान जाते हैं, तो हम कभी भी कंठ से उच्चरित होने वाले शब्दों को, तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को भूलेंगे नहीं, सॉरी शब्दों को नहीं, वर्णों को। तो उच्चारण स्थान जो हम देखेंगे, पहला सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो इसमें जो अ है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ में, इसमें अ का मतलब अ और आ दोनों है, यानी अकार, है ना, अ और आ। और कु जो है, कु जो पीछे हमने देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कु का मतलब क से लेकर के ङ तक के वर्ण, क से लेके अंग तक के वर्ण ना। तो कु डिनोट करता है पूरे क वर्ग को, है ना, क वर्ग, और अ और आ। अ का मतलब हो गया अ आ, कु का मतलब हो गया क से अंग तक, और ह एक वर्ण अलग से है, आपको पता है। और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, ये हो गया विसर्ग। विसर्ग आपको पता है, अह, ये विसर्ग है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ये हमारे कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं, कितनी, 5 ये, 2 ये और 2 ये, 9। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ आपको याद रखना है। अ से आ है, कु से पूरा क वर्ग है, क से लेके क ख ग घ ङ, और ह अकुह ह है, और विसर्जनीय यानी विसर्ग है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी उससे अ कु यानी क वर्ग, अकार और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अगला देखते हैं, अगला सूत्र है युचु इचु यशानाम तालु।
इचु यशानाम तालु। ई यहाँ पर क्या है? ई और ई और ई और चू। चू का मतलब है च वर्ग पूरा, च से लेके य तक। और य और स, यशा नाम, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, है ना। आप इनको बोल करके देखेंगे तो जो च है वहाँ उस च बोलते समय हमारी जीभ जो है ऊपर जा करके तालु को छूती है ना। जो हमारे मुंह के अंदर का स्थान है ऊपर वाला तालु, वहाँ जो है टच करती है। और पूरा च वर्ग ई ई और य श, इन दोनों के उच्चारण में, इन सबके उच्चारण में तालु की तालु को हमारी जीवा टच करती है, हमारी जीभ जो है तालु को छूती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इचु यशा नाम तालु। ई यानी ई और ई, चु यानी पूरा च वर्ग और य स, यश, है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? युचु यशा नाम तालु से तालु, है ना। इसके बाद अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा थोड़ा सा पीछे जाके, तालु से थोड़ा सा पीछे जाके है ना। री और ट ठ ड ढ, है ना। ट ठ ड ढ ड़ और र और स श, ये जो है ये थोड़ा सा मूर्धन्य स थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब उच्चारित करते समय। श, ये मूर्धन्य श बोलते हैं इसको ना। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। री ट री, री से मतलब यहाँ पर एक जो पीछे दीर्घ री लिखा गया था, इसके नीचे एक और गुंडी थी ऐसे, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए, मगर उसका हमारे यहाँ यूज नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा उसको। और पूरा टू यहाँ पर क्या है? ट वर्ग और र और श, मूर्धन्य श ना। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, र श ट वर्ग और री, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा, ठीक है। और ऋतु लसानाम दंताह। दंताह, दंता बहुवचन है, यानी दांत हमारे बहुत हैं, 32 दांत होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दंता दिया गया है। तो ऋतु, ऋ का भी यूज नहीं है, मगर इस शुरुआत में था इसलिए हमारे हिंदी में है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। तू ले लेंगे, तू का मतलब यहाँ पर त वर्ग है और ल और स, ठीक है। ऋतु लसानाम दंता किससे उच्चरित होता है? दांत से, यानी हमारी जीभ कहाँ टच करती है? दांतों को टच करती है। कब? जब हम री और तू, त वर्ग, ल और स का उच्चारण करते हैं। ऋतु लसानाम दंता, यानी दांतों से ल स और पूरा त वर्ग बोला जाता है। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांत, दंत। चलिए अगला देखते हैं। उपपु यहाँ पर एक मात्रा छूट गई है, इस यहाँ पर एक बड़ा ऊ की मात्रा होगी। उपपधमानीय, उपपधमानिया नाम ओष्ठौ। ओष्ठौ, ओष्ठौ मतलब हमारे ओठ भी कितने होते हैं? 2, है ना। तो हमारा ये जो ऊ और ऊ है, उकार है ना, और पू, इसमें पू की मात्रा लग जाएगी तो उप उपधमानीय नाम ओष्ठो। एक उपधमानीय वर्ड आते हैं, उसमें आधा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है इस तरह से, वो भी प्रयुक्त नहीं है हिंदी में, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। हमें केवल क्या लेना है? पू लेना है और ऊ लेना है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठो, ओठ से। जैसे आप प बोलेंगे, प फ ब भ म, उ ऊ, इन सबके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है? ओठ का सबसे ज़्यादा जो है, ओठ ओठ की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। आप इसको बोल के देखिए, प फ, आप इनको अगर आपस में मिलने नहीं देंगे तो प फ का उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। पा पा पा, जब तक ये टच नहीं होंगे तब तक उच्चारण नहीं होगा। तो ऊ
और उ और ऊ और पूरा प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक सूत्र है य म ण न ना नाम नासिका च। इनका अपने वर्ग में, यानी जो पंचमाक्षर हैं, पांचवा अक्षर सभी वर्गों का, ये इनका अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो है ही, मगर एक और उच्चारण स्थान इनका बताया गया है नासिका। इसके लिए सूत्र है, इसको तो बहुत स्पेशली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा पंचमाक्षर जो है हम बोलते भी हैं नाक से, बिना मतलब नाक का यूज किए हुए, यानी अगर नासिका से उच्चारण नहीं करेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा ही नहीं। ज ण न म ङ, तो ये नासिका से, तो इनका उच्चारण किससे होगा? पंचमाक्षर का नासिका च, नासिका से भी होता है, यानी नाक से भी इसका उच्चारण हो सकता है। इनके वर्ग में तो जो जिससे हो रहा है हो ही रहा है, मगर यहाँ भी थोड़ा सा प्रयत्न जो है नासिका का लगता है। तो यहाँ पूरा क वर्ग अगर हम देखें तो ये कंठ से उच्चरित होता ही है, साथ साथ इसमें नासिका का भी प्रयोग होगा, इसमें भी नासिका का प्रयोग होगा। इसी तरह सभी पंचमाक्षरों में नासिका का भी प्रयोग करना है हमें, नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से अब बच कौन गया? ए और ऐ। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, इसके लिए सूत्र क्या दिया गया? एत ऐत, यानी ए और ऐ, इसके लिए, इन दोनों के लिए किस क्या है? कंठ और तालु, कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान। कैसे? अ और कौन सी ध्वनि इसमें है? ई, है ना। अ का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ से देखिए, अ को विसर्जनीय नाम कंठ से कंठ, ठीक। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ये कहाँ से उच्चारित होंगे? कंठ तालु से, ठीक है, कंठ तालु से। समझ में आ गया? इसी तरह से ऐ, तो अ और ये मिला करके इसका भी कंठ तालु हो जाएगा। इसी तरह से ओ और औ, ओ तो ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, अ और उ, अ प्लस उ, इसका उच्चारण स्थान इससे क्या बनेगा? उ। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक। और उ का क्या है? ओष्ठ, उपधमानीय, यहाँ मात्रा इसको ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी। उपधमानीय नाम ओष्ठो, तो यहाँ पर इसका ओष्ठ है उच्चारण स्थान ना, तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ओ और औ का कंठोष्ठ हो जाएगा। और बचा व के लिए वकारस्य दंतोष्ठम कहा गया। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत और ओष्ठ, व इसमें द और हमारी जीभ जो है दांत को टच करती है, और ओंठ हमारे पूरे गोलाकार बन जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। और अंग का उच्चारण स्थान नासिका है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि बिना नासिका के इसका उच्चारण नहीं हो सकता। अंग ना, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार के लिए नासिका का प्रयोग करना है उच्चारण में। तो देख लीजिए यहाँ से अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग और अह, ये हो गए व्यंजन हमारे, स्वर हो गए। इसके बाद व्यंजन क से म तक, यहाँ देखिए क से लेकर म तक ये पांचों वर्ग हो गए। इसके बाद ह हो गया, है ना। और यह हो गया, य र ल व श और श स ह। और ये जो संयुक्त व्यंजन है उनके लिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक उच्चारण स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये संयुक्त हुए हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं ये सारे, है ना। और ये जो स्र है, तो इनका उच्चारण स्थान वही हो जाएगा, ठीक जैसे इसमें हमने देखा व्यंजन के उसमें ए ऐ और ओ में अ और ई मिल करके बन रहा है, तो दोनों का जुड़ा मिश्रित उच्चारण स्थान जो है इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी, और जो हम
क्षत्रिय छ जो यूज करते हैं, क्ष कक्षा वगैरह में, क्षत्रिय में, छत्राणी में, है ना, उसमें जो है कौन कौन से वर्ड हैं, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें जो है क मिलेगा और मूर्धन्य स मिलेगा, श, क और श। इसकी इंग्लिश में आपको पता है KSH होती है स्पेलिंग, तो ये इससे बने हुए हैं। और इसके बाद इसी तरह से त्र में जो है तो और र मिला हुआ है, ये मिला करके त्र बनता है हमारा ना। और ये ज्ञ, इसमें ज वर्ण और य जो हम पंचमाक्षर है च वर्ग का, ज्ञ, और इसको हम लोग उच्चरित करते हैं ज्ञ की तरह, ग और य हम बोलते हैं ज्ञ, मगर इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ, ज्ञानी, यानी ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानी, ज्ञ। इसमें जो जो दो वर्ण हैं वो ज है, ज और य मिला करके बनता है ज्ञ, ठीक है। और श्र जो श्री श्रीमती लिखने के काम आता है, इसमें है श और र, श और र, श्री, है ना, ये संयुक्त स्वर हो गए। तो इनके लिए स्पेसिफिक कोई उच्चारण स्थान या नहीं, एक उच्चारण स्थान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दो दो वर्ण जो है संयुक्त हुए हैं, तो इनका सम्मिलित रूप से उच्चारण स्थान होगा, दोनों का यूज होगा। क्योंकि बिना जैसे जो शुद्ध र है वो कंठ से उच्चरित होगा, और श जो है यहाँ पर वो तालु से होगा, तो इस तरह से इसका कंठ तालु हो जाएगा, है ना। मिला जुला जो जो वर्ड मिले हुए हैं उनका उच्चारण स्थान मिल करके ही उसका उस संयुक्त वर्ण का उच्चारण कर सकेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अयोगवाह कौन से हैं हमारे वर्ण? अ आ, अंग री, आ अह, अंग अह। दो वर्ण पूछ रहा है, वैसे तो एक एक लगभग दो ऑप्शन में दिया हुआ है, मगर दो वर्ण अयोगवाह जो कहलाते हैं वो पूछा जा रहा है। तो अंग और अह इनको अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रकृति जो है स्वर जैसी नहीं होती, ये भी व्यंजन की तरह स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि पूछा जा रहा है, द, भ, छ, क, इनमें से कंठ कौन सी है? तो कंठ के लिए आपको सूत्र है, कंठ से उच्चारण होने वाले शब्दों के लिए, वर्णों के लिए क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो यहाँ जो अ के बाद कु है, कु का मतलब क वर्ग है, क वर्ग क से लेके ङ तक होता है, तो इसका उच्चारण, इसमें जो कंठ ध्वनि होगी क हो जाएगी। आपको ध्यान देना है इस वर्ड पर, ये क्या है? कंठ, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण पूछा रहा है, तो इन चारों में से क जो है कंठ से उच्चरित होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध का उच्चारण स्थान है, ध का उच्चारण स्थान, तो ध किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। त के लिए सूत्र क्या है? ऋतु लसा नाम दंता, दंता, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु, तु का मतलब त वर्ग हो गया, त वर्ग में त से लेकर के न तक के वर्ण आते हैं, त थ द ध न, तो ये दूसरा वर्ण है अपने वर्ग का ध, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंता, यानी दंत, दंता, ऋतु लसा नाम दंता, दंत हो जाएगा, उच्चारण स्थान दांत से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न सिर्फ एक सैंपल हैं, ये ऐसे सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं। किस किस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं पीछे परीक्षाओं में, किस किस तरह से, अब देखिए जैसे इसमें एक शब्द बना करके दे दिया गया है, पूछा गया है किसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है,
तालव्य ध्वनियों का। तो तालु से उच्चारण होने वाले शब्द ऐसा शब्द देखना है जिसमें तालु से उच्चारण होने वाले वर्णों का प्रयोग है। तो इसमें तालु से प्रयोग होने वाला च है, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, है ना। तो च वर्ग जो है, चू का मतलब हो गया च वर्ग, तो च वर्ग किस में है, चाचा में, यानी च च 2 बार आया है, इसमें तालव्य ध्वनि है। इसी तरह से इसको पूछ लेता ओष्ठ, तो प का हम देखते या ब का देखते, प फ ब भ म ये सब जो है ओष्ठ ध्वनियों में आ जाता। उपधमानीय, उपधमानीय नाम ओष्ठो, है ना। तो ओठ से प फ ब भ म ये सारे ओष्ठ से ही होते हैं। तो ये तीनों जो है ओष्ठ से उच्चारित होने वाले हो जाएंगे, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं सब में। इस तरह से प्रश्न भी बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। तो देखिए पीछे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो उसके आधार पर इसका उत्तर जो सही माना है आयोग ने वो 11 और 35 माना है। 11 स्वर तो होते ही हैं मूल, यानी मूलतः मूल स्वर हमारे व्यंजन जो हैं, पहले जो उच्छिप्त व्यंजन या हम द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं, इनको भी काउंट किया जाता था इन 33 के बाद, क्योंकि हिंदी से ही विकसित हैं, तो इन्हें जोड़ करके 35 हो जाते थे मूल व्यंजन। मगर इस बार जो हुआ है मानकीकरण, उसमें 33 बताई गई है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33, और कुल व्यंजनों की संख्या 40। ये नंबर याद रखना है आपको। अब से जो है मूल व्यंजन 33 और कुल व्यंजन 40। कुल में तो द्विगुण गिने जाएंगे, ढ़ और ढ, है ना। ये कुल में तो गिने जाएंगे मगर मूल में नहीं गिने जाएंगे। मूल में केवल 5 वर्ग के व्यंजन है, क से लेकर के म तक, है ना, और उसके बाद अंतस्थ और उष्म ह तक मान लीजिए 25 और 8 33। और आपको वर्णमाला जब भी पढ़ानी है, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, क से लेकर के म तक का सारे वर्गों के अनुसार, प्लस य र ल व, फिर अगली लाइन में श श स ह, है ना, ये चारों उष्म व्यंजन। तो 25 और 8 मिला करके 33 हो जाएंगे। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं, क्ष त्र ज्ञ ज्ञ और श्र, है ना। ये उसी डॉक्यूमेंट से मैंने लिया है जो अभी रिसेंटली केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जारी किया है। जैसे देखिए संयुक्त व्यंजन इसमें कौन कौन से बताए हैं इन्होंने, क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और ल का जो है विशिष्ट व्यंजन के तौर पर प्रयुक्त हुआ। ल वर्ड का प्रयोग जो है प्रमुख बोलियों हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इसके अलावा देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी भाषा, और इसके अलावा देवनागरी इतर, यानी जिसमें जिन भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता है, भारतीय भाषाएं तो हैं मगर उसमें उनकी लिपियां जो है अलग हैं, देवनागरी का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, इनमें भी इस ध्वनि का यूज होता है अलग अलग। तो इनका जो है जिस स्थान पर जैसा प्रयोग हो, नाम में, किसी जगह के नाम में, किसी व्यक्ति के नाम में, तो उसका उसी तरह से हमें उच्चारण स्थान उसी के हिसाब से उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी के हिसाब से ल का उच्चारण करना है। ये जैसा उस भाषा में, पर्टिकुलर भाषा में अगर तमिल के शब्द हैं या तेलुगु के शब्द हैं या मलयालम के शब्द हैं, तो हमें उसके हिसाब से इसका उच्चारण सीखना और सिखाना पड़ेगा। जैसे ये मलयालम लिखा हुआ है, ये मलयालम नहीं है, ये मलयालम, ऐसे इस तरह से बोलते हैं इसको। आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप गूगल करके देख सकते हैं। ये तमिल हम बोलते हैं मगर ये तमिल ल जैसा नहीं उच्चरित होता है, यहाँ पर भी ल। और यहाँ भी ये मलयालम जो साउथ की लैंग्वेज है केरल की, इसकी भी मतलब ये सारी चारों तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब साउथ की लैंग्वेजेस हैं, मगर मलयालम तमिल में स्पेसिफिक जो है मैं जो जानता हूँ, ल का उच्चारण डिफरेंट है हमारे ल से, ठीक है। मलयालम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अंतस्थ व्यंजन हैं। च छ ज झ त थ द ध प फ ब भ य र ल व। तो आपको पता है अंतस्थ कौन से है। यहाँ ये सब तो जो है वर्गीय व्यंजन है। स्पर्श स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इनको। क से लेकर के म तक जो है क च ट त प वर्ग। इसके अलावा य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ इन्हें अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। सॉरी, अर्ध व्यंजन नहीं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर हैं तो अर्ध व्यंजन भी हो सकते हैं, मगर अर्ध स्वर सेमी वॉवेल कहा जाता है संस्कृत में। क्योंकि आपको पता है ई, री और री और ऊ, इनकी जब संधि होती है यण में, तो ये य और र और ल व में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वर व्यंजन में इनके मतलब ये दोनों के बीच वाले उच्चारण स्थान हैं। इनका उच्चारण स्थान जो है, या इनका स्थान कहिए स्वर और व्यंजन के बीच का है, इस तरह से समझ लीजिए। उच्चारण स्थान तो नहीं बीच का है, मगर इनका उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच का है। ये पूर्ण रूप से न तो स्वर में है न तो व्यंजन में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी है? ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, तालव्य, जिह्वा मूलीय। छ का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो इचु यशा नाम तालु, चू च वर्ग में आता है, तो इचु यशा नाम तालु, तालव्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। छ कैसी ध्वनि है? तालव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला करके कंठोष्ठ है। कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठ और ओठ से मिला करके कौन बनता है? तो मैंने आपको बताया था कि ओ जो है अ और ऊ को मिला करके बना है, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। इसी तरह से औ का भी हो जाएगा। ओ और औ का दोनों का कंठोष्ठ होता है, तो ये उच्चारण स्थान उससे हो जाएगा। क्या नाम है? एदौतो कंठोष्ठ, ओदौतो कंठोस्थ। एदौतो तो होता है कंठतालु, ए और ए का होता है कंठतालु, ओ और औ का होता है कंठोष्ठ। ओदौतो, ओत औत, यानी ओत औत, तो ये हो जाएगा ओदौत, ओतौत। ये जब संधि होती है तो ओदौत हो जाता है, तो ये बन जाएगा ओदौतो कंठोष्ठ, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठ और ओष्ठ से दोनों को मिला करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ, यहाँ भ भी आएगा, ये भ यहाँ आ गया गलती से, य र ल व। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री है नहीं यहाँ पर, और र और श भी नहीं है। र तो यहाँ पर है मगर पूरा वर्ग है यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगा। टू आएगा, टू। टू क्योंकि ट का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो ट वर्ग पूरा जो है ट ठ ड ढ, यहाँ पर ये हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। ठीक है। और ये जो र है ये सिर्फ अकेले आएगा, मगर ये पूरा अंतस्थ जो है नहीं आता है, केवल इसमें से र जो है मूर्धा से उच्चारित होता है और मूर्धन्य श, है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? यानी जो हम आ की मात्रा इस तरह से डिनोट करते हैं, इक की मात्रा डिनोट करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें, जो ये मात्रा स्वर हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वर्ण कहते हैं, समरूप कहते हैं, रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं समरूप, यानी ये उसी के समान है। यानी अगर हमने ये लिखा या तो किसी वर्ण के साथ ये लिखा, तो इसका ही ये समरूप है। इसे ग्रेफीम वर्ड से भी डिनोट करते हैं, तो ये समरूप कहा जाता है, यानी दोनों को एक जैसा माना गया है। इसका ही ये इसके समान ही इसका उच्चारण है और इसका रूप है। ठीक है।
तो इसे समरूप कहा जाता है। बहुत ये सारे जो है वर्ड कन्फ्यूजिंग ही है। वर्ण कह सकते हैं, रूप भी कह सकते हैं, शब्द तो नहीं आएगा। खैर, रूप, वर्ण और समरूप में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेफिम वर्ड एक यूज किया जाता है और उससे समरूप भी कहा जाता है। जो मात्रा है, हमारी जो स्वरों की मात्राएं हैं वो ग्रेफिम कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए। थोड़ा बीच में बहुत सारी परेशानियों का मैं सामना कर रहा था, इसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी जो है जितना कंटेंट दे सकता हूँ दूँ। मेरी कोशिश यही रहती है, मगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से जो है बीच में बिल्कुल काम नहीं हुआ। मगर अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2 से 3 दिन में एक वीडियो कम से कम आपको ज़रूर दे दूँ। ठीक है, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।